दोस्तों हमेशा बताता हूं, आज भी बता रहा हूं कि प्रीलिम्स 2026 की अगर आप कंप्लीट फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हो और क्रांति बैच के हर लेक्चर का आनंद लेना चाहते हो सीक्वेंस में, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना। आप क्या करते हो, वीडियोस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देते हो। तो भैया वीडियोस वाले सेक्शन में तो वीडियो ऊपर नीचे दिखेंगी ना। पहले एक टीचर अपलोड कर रहा है, फिर दूसरा टीचर अपलोड कर रहा है, तो वहां पे सीक्वेंस में थोड़ा ना दिखेगा। वहां तो आपको लेटेस्ट वीडियो दिखती है। आपको सीक्वेंस में देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो देखो क्या इस पे क्रांति बैच लिखा है, मतलब ये क्रांति बैच की नहीं है, प्रीलिम्स की नहीं है। यहां देखो क्रांति बैच 2.0 लिखा है, ज्योग्राफी चल रही है। यहां पर क्रांति बैच 2.0 पॉलिटी लिखा है, पॉलिटी चल रही है। ये क्रांति बैच 1.0 लिखा है, ये पुराना 2025 वाले प्रीलिम से संबंधित है जो बीत चुका है, तो ये हमको साइड कर देना है। अब कल को यहां पर एमपीजी के शुरू होगी तो क्रांति बैच 2.0 एमपीजी के यूनिट 7 पढ़ाऊंगा तो क्रांति बैच 2.0 यूनिट 7। तो इसीलिए आप हमेशा कहां क्लिक किया करिए, प्लेलिस्ट पे। बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो साहब, तो ये हमारी जो पॉलिटी की सीरीज है ना साहब, पॉलिटी की सीरीज में 23 लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है साहब। 23 लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं और ये जो आपका लेक्चर है ये 24वें नंबर का लेक्चर है। कौन से नंबर का? 24 नंबर का। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इस 24 नंबर के लेक्चर में हम लोग क्या चीज कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे फटाक से हम लोग करते हैं शुरुआत। दोस्तों सबसे पहली चीज जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूं, यहां पर एक शब्द का जिक्र किया गया है, कोरम। कोरम को अंग्रेजी में भी कोरम कहते हैं और कोरम को हिंदी में भी कोरम ही कहते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल सी इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं जो आप अपने रजिस्टर में नोट्स बनाते हैं, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे कि किसी भी मीटिंग को शुरू करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे कोरम कहते हैं। वापस सुनो, किसी भी मीटिंग को शुरू करने के लिए जो भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे कोरम कहते हैं। अब देखो, अंग्रेजी में 2 बार बता दिया, हिंदी में 2 बार सुनो। किसी भी बैठक को शुरू करने से पूर्व जिन न्यूनतम सदस्य संख्या की आवश्यकता होती है उसे कोरम कहते हैं। एक बार और बच गया, किसी भी बैठक को शुरू करने से पूर्व जिन न्यूनतम सदस्य संख्या की आवश्यकता होती है उसे कोरम कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि आज की मीटिंग में कोरम पूरा नहीं है, इसीलिए मीटिंग शुरू नहीं हो सकती, इसका मतलब समझ जाना कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि आज की मीटिंग शुरू करने के लिए जो मिनिमम मेंबर्स, जो न्यूनतम सदस्य जितनी संख्या जरूरी है उतनी आज नहीं आए हैं, इसीलिए आज की मीटिंग शुरू नहीं हो सकती, इसीलिए आज का कोरम अधूरा है। और अगर मैं कह रहा हूं कि दोस्त आज कोरम पूरा है, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं, तो आपको क्या समझ जाना है कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि आज की मीटिंग को शुरू करने के लिए जो मिनिमम मेंबर्स का मौजूद होना जरूरी है वो आज मौजूद है, मतलब कोरम पूरा है, मतलब मीटिंग शुरू हो सकती है। पक्की बात? चलिए, तो यही हमने खेल खत्म कर दिया आपको समझाते टाइम ही। जो डेफिनेशन समझाई है वो ऊपर लिखी है। अब सर ये जो मिनिमम शब्द लिखा हुआ है, मिनिमम का मतलब क्या होता है हिंदी में? न्यूनतम। अब कैसे डिसाइड होगा सर, न्यूनतम कैसे डिसाइड होगा? तो देखो मेरी बात बड़ी ध्यान से आप लोग सुनना और समझना, ठीक है। यहां पर देखिए क्या करते हैं, टोटल क्षमता। सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? टोटल क्षमता, टोटल कैपेसिटी। मैंने आपको बताया है कि मैंने जब आपको एक याद करो एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, मुझे उस लेक्चर का नंबर तो नहीं याद कि वो 10वें नंबर का था, 11वें नंबर का था, लेकिन उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पॉलिटी से संबंधित डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, विभिन्न प्रकार के बहुमत पढ़ाए थे और ऐसी कैलकुलेशन उसमें करके सिखाई थी जो लक्ष्मीकांत में तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती और काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे विद्यार्थी उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने देख रखी है तो उसका रिवाइज करना, और नहीं देखी है तो बेशक देखना। तो वहां पर मैंने कई दफ़ा जिक्र किया था कि जब भी आप किसी बहुमत को कैलकुलेट करें तो वहां पर जब भी टोटल मेंबर्स लिखा होता है, कुल सदस्य, तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट मेंबरशिप, यानी कि वर्तमान सदस्यता। लेकिन जब मैं दोस्तों कोरम की बात करता हूं तो कोरम का मतलब क्या है? टोटल कैपेसिटी, यानी कि कुल क्षमता। टोटल कैपेसिटी
यानी कि कुल क्षमता। अब दोस्तों मुझे आप बताइए कि लोकसभा में वर्तमान में कुल क्षमता कितनी है? वर्तमान वाली मत बताओ, प्रेजेंट वाली मत बताओ, टोटल कैपेसिटी बताओ कि टोटल सीट कितनी है लोकसभा में। तो आप कहते हो साहब 552। और राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है? 250। वो तो हमें पता है ना कि 552 में से वर्तमान में कितनी सदस्यता है लोकसभा की? 543। और यहां कितनी है राज्यसभा में? 245। ये तो हमें पता है। तो देखो, अगर आप 552 का 1/10 करोगे 1/10 तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर ये नहीं आएगा 55.2। और 250 को अगर तुम 10 से भाग दोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर 25 नहीं आएगा? तो इसीलिए जो कोरम होता है ना दोस्तों, कोरम का मतलब है टोटल मेंबर्स। यहां पर टोटल मेंबर्स का मतलब जो वर्तमान में मेंबर्स हैं उनकी बात नहीं हो रही। यहां पर टोटल मेंबर्स का मतलब की बात क्या हो रही है? उस सदन की कुल क्षमता, उस हाउस की टोटल कैपेसिटी, उस सदन की कुल क्षमता, उस हाउस की टोटल कैपेसिटी। लोकसभा की कुल क्षमता 552 है, जिसका 1/10 जब लोग वहां पर मौजूद होंगे तभी कोरम पूरा माना जाएगा। मतलब अगर लोकसभा में किसी भी मीटिंग को शुरू करना है तो 552 डिवाइड बाई 10 यानी कि 55.2। पॉइंट के बाद 5 से छोटी संख्या है, इसीलिए हम 55 मानेंगे। लोकसभा में किसी मीटिंग को शुरू करने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स होने जरूरी हैं? 55। सेम तरीके से राज्यसभा की कुल क्षमता 250 डिवाइड बाई 10 करने पर 25 आया। तो राज्यसभा में किसी भी मीटिंग को शुरू करने से पहले जो मिनिमम नंबर्स मेंबर्स चाहिए, जो न्यूनतम सदस्य होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए? राज्यसभा में कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए। तो मुझे लोकसभा का कोरम भी पता चल गया, मुझे राज्यसभा का कोरम भी पता चल गया। और मुझसे लोकसभा राज्यसभा का अलग अलग कोरम नहीं पूछता है, केवल मतलब पूछता है। तो मैं तो कह दूंगा कि भैया उस हाउस की टोटल कैपेसिटी का 1/10 कोरम होता है, उस सदन की कुल क्षमता का 1/10 उस सदन का कोरम कहलाता है। बताइए, हो गया कितना सरल? अच्छा, अब दोस्तों उसके बाद थोड़ी सी जरा आगे एक पॉइंट और बात हम यहां पर कर लेते हैं प्यार से। क्या कही गई है बात? अगर उस हाउस में कोरम नहीं है, और ये हाउस का मतलब कुछ भी बात हो सकती है। हो सकता है लोकसभा में कोरम पूरा नहीं है, हो सकता है राज्यसभा में कोरम पूरा नहीं है। तो उस हाउस का जो पीठासीन अधिकारी होता है, उस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो क्या कह सकता है? वो कह सकता है कि भैया मैं फिलहाल मीटिंग को क्या कर रहा हूं? मैं फिलहाल मीटिंग को सस्पेंड कर रहा हूं, और जैसे ही कोरम पूरा हो जाएगा मीटिंग को वापस मैं शुरू कर दूंगा। समझ में आई बात? मैं फिलहाल मीटिंग को क्या कर रहा हूं? सस्पेंड कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, और जैसे ही कोरम पूरा हो जाएगा मैं मीटिंग को वापस शुरू कर दूंगा। यह पावर किसके पास होती है? यह पावर उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, उस सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। आपसे यह प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि कोरम पूरा ना होने पर मीटिंग को स्थगित करना यानी कि मीटिंग को सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, लोकसभा के स्पीकर के पास है, राज्यसभा के चेयरमैन के पास है, किसके पास है? तो इस ऑप्शन में लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन हमको दोनों ही सही लग रहा है, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी हैं। लेकिन वो कभी दो ऑप्शंस तो देगा नहीं, एक ही ऑप्शन आपको सही में वो देगा। ठीक है, चलो उसके बाद दोस्तों अगली हेडिंग पर चलते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सदन में मतदान। सदन में मतदान। और मैंने दोस्तों आपको हमेशा कहा है कि जब केवल वहां पर क्या शब्द का प्रयोग किया हो? हाउस, सदन। क्या उसने बोला कि लोकसभा की बात कर रहा है? क्या उसने बोला कि राज्यसभा की बात कर रहा है? नहीं बोला ना, तो आप क्यों अपना दिमाग चला रहे हो? सदन की बात कही है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। सदन की बात कही है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। लोकसभा की बात भी हो सकती है, राज्यसभा की बात भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब सुनिए साहब, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहली बार क्या लिखा हुआ है? ऑल मैटर एट एनी सिटिंग ऑफ ईदर हाउस और जॉइंट सिटिंग आर डिसाइडेड बाई मेजॉरिटी वोट्स ऑफ द मेंबर्स। क्या बोला गया? ध्यानपूर्वक सुनना।
कि जब भी दोस्तों कोई बैठक होती है, बैठक दोस्तों दो प्रकार की है, बैठक दो प्रकार की है। बैठक को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? मीटिंग। अब दोस्तों एक तो नॉर्मल मीटिंग होती है। नॉर्मल मीटिंग मतलब लोकसभा के अंदर मीटिंग चल रही है या राज्यसभा के अंदर मीटिंग चल रही है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में टाई हो जाता है, टाई मतलब लोकसभा कह रही है हां और राज्यसभा कह रही है ना, और हम फैसला नहीं कर पा रहे कि किसके रास्ते पे हम जाएं, तो फिर दोस्तों उस परिस्थिति में आप सभी जानते हैं कि क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है, इसकी जो प्रेसिडेंसी है, वो कौन करते हैं? वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। भले ही इस संयुक्त बैठक में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स आ रहे हैं, परंतु इस ज्वाइंट सिटिंग को लीड करना, इस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल किसे दिया गया है? लोकसभा के स्पीकर को दिया गया है। पक्की बात आप सभी को समझ में आई? अब दोस्तों ये लाइन जो ऊपर लिखी है ना, इसका मतलब पता है क्या है? कि चाहे भैया नॉर्मल मीटिंग हो चाहे ज्वाइंट सिटिंग हो, किसी भी मुद्दे पे फैसला कब आता है? किसी भी मुद्दे पे फैसला तब आता है जब वहां पर उपस्थित सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स में से 50% से ज्यादा मेंबर्स अगर हां कह रहे हैं तो पूरी मीटिंग का फैसला हां आएगा। अगर उस मीटिंग में उपस्थित सारे मेंबर्स में से 50% से ज्यादा मेंबर ना कह रहे हैं तो पूरी मीटिंग का फैसला क्या आएगा? ना आएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। पक्की बात, ठीक है? अच्छा, अब लेकिन चाहे ये वाली मीटिंग हो या फिर ये वाली मीटिंग हो, नॉर्मल मीटिंग चल रही है परंतु 50% लोग यस कह रहे हैं, 50% लोग नो कह रहे हैं, तो इस परिस्थिति में इस मैटर को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है उस हाउस का, वो अपना कास्टिंग वोट डालता है। उस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो अपना कौन सा वोट डालता है? वो अपना कास्टिंग वोट डालता है। वो अपना कौन सा वोट डालता है? वो अपना कास्टिंग वोट डालता है। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं निर्णायक मत, एक ऐसा वोट जिससे क्या आ जाए? निर्णय आ जाए। और मैंने आपको दोस्तों पहले भी इस बात पर जोर दिया हुआ है कि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर लोकसभा के अंदर एक मैटर टाई हो गया, लोकसभा के अंदर एक मैटर टाई हो गया, और सर ये मैटर टाई इसीलिए हुआ था क्योंकि लोकसभा के 50% लोग कह रहे हैं यस और 50% लोग कह रहे हैं नो, तो सर फिर तो हमको ज्वाइंट सिटिंग करानी पड़ेगी। अरे भैया कितनी बार बताया है, अगर किसी एक हाउस के अंदर किसी मुद्दे पर मामला टाई हो जाता है तो वहां पर थोड़ी ना ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग तो तब बुलाते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में हां और ना पर फैसला टाई हो जाता है। लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर किसी मामले को लेके 50% यस और 50% नो है, तो फिर उस हाउस का पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना एक कास्टिंग वोट डालता है, निर्णायक मत डालता है, और अगर उसने हां में किया तो उसका वोट यहां जुड़ जाएगा, उसने ना में कहा तो उसका वोट यहां जुड़ जाएगा, तो एक तरफ 51 हो जाएगा, दूसरी तरफ 50 हो जाएगा, तो 51 वाली साइड जीत जाएगी। पक्की बात है। ऐसे ही राज्यसभा में अगर कोई मैटर है और राज्यसभा में कोई मैटर क्या हो जाए दोस्तों? टाई हो जाए, तो राज्यसभा में मैटर टाई हो गया मतलब 50% राज्यसभा के मेंबर कह रहे हैं यस और 50% राज्यसभा के मेंबर कह रहे हैं नो, तो क्या मैं इसमें ज्वाइंट सिटिंग करवाऊंगा? अरे नहीं भैया, राज्यसभा के अंदर मैटर टाई हुआ है ना, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब हैं वही तो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पीठासीन अधिकारी। तो ये चेयरमैन साहब अपना क्या डालेंगे? कास्टिंग वोट डालेंगे, निर्णायक मत डालेंगे, और राज्यसभा का फैसला सामने आ जाएगा। परंतु जब इन दोनों के बीच में फैसला टाई हो जाए तब हम क्या बुलाते हैं? ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। ये पूरी बात उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में कही है और मैंने पिछले लेक्चर्स की बातों को भी आपको दोस्तों यहां पर रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद दोस्तों वो कह रहा है यहां पर कि भैया कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है रिमूवल, सरल शब्दों में कहते हैं हटा देना।
राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, यहां पर लिखा है ना महाभियोग। अच्छा, उसके बाद या फिर मुझे संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का अमेंडमेंट करना है, या फिर लोकसभा या राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पीठासीन अधिकारी, मुझे उनको हटाना है। तो भैया ये नॉर्मल मुद्दे नहीं है, प्रेसिडेंट को हटाना, संविधान में संशोधन करना, लोकसभा राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हटा देना, ये नॉर्मल बातें नहीं है। चूंकि ये नॉर्मल बातें नहीं है दोस्तों, इसीलिए यहां पर साधारण बहुमत का काम नहीं चलेगा। साधारण बहुमत मतलब 50% + 1, ये वाला काम यहां पर नहीं चलेगा। यहां पर हमको विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इन सारे कामों को करवाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ये सारे काम आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आता चलेगा कि कैसे कैसे स्पेशल मेजॉरिटी वहां पर लागू होती है। लेकिन दोस्तों अगर कहीं भी स्पेशल मेजॉरिटी की बात आ गई तो याद रखना मैं वापस नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने पूरा लेक्चर डेडिकेट किया है आपको मेजॉरिटी समझाने के लिए, चाहे वो स्पेशल मेजॉरिटी हो, नॉर्मल मेजॉरिटी हो, सिंपल मेजॉरिटी हो, कैसी भी हो। मैंने चिट्ठा खोला था आपके सामने, कैलकुलेशन किए थे मैंने आपको इजी कराने के लिए। तो आप मुझसे वापस उम्मीद मत करिएगा कि सर उसी लेक्चर का वापस से आप टेलीकास्ट कर दो, वो तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ टाइम आपका भी और मेरा भी। तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको प्लेलिस्ट, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाना है और वहां पर आपको मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट देखनी है, और हर वीडियो के फोटो पर ही लिखा होता है कि उस वीडियो में क्या पढ़ाया गया है। तो बहुमत वाली जो वीडियो है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो ये हमने आपको यहां पर समझा दिया। अच्छा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहां पर लोकसभा में वोटिंग करने का तरीका क्या है। अरे लोकसभा में ही क्या, लोकसभा हो राज्यसभा हो, वोटिंग करने का एक ही तरीका लगभग दोनों जगह होता है। ठीक है, ये आपको समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप बेसिक वर्किंग नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन बेसिक वर्किंग पता होनी चाहिए। क्या बोला, देखो, जब दोस्तों किसी मामले पर वाद विवाद होता है, क्या होता है, वाद विवाद होता है, या फिर कहें कि किसी मामले पर बहस होती है। अब बहस होने के बाद उस मामले पर फैसला लेना भी जरूरी है कि क्या हम इस मामले पर क्या फैसला लेंगे। हमने डिबेट तो लंबी चौड़ी कर ली, लेकिन हम आखिर अंत में चाहते क्या हैं, तो उसके लिए मुझे वोटिंग करवानी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर हमने लोकसभा के उदाहरण से समझा है कि लोकसभा में अगर मुझे किसी भी मुद्दे पर वोटिंग करवानी है तो उसका क्या प्रक्रिया होती है। तो जब किसी मामले पर बहुत बहस हो जाती है तो फिर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चलो भैया इस मामले पर बहस तो बहुत हो गई, अब आइए हम इस मामले पर क्या करवाएं, अब हम इस मामले पर दोस्तों वोटिंग करवाते हैं। अगर ज्यादातर लोगों ने यस कहा तो हम इस बात को अपना लेंगे, और अगर ज्यादातर लोगों ने नो कहा तो हम इस बहस को फिर क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी उसमें मैटर चल रहा है। अब लोकसभा में दोस्तों अगर आप किसी बात से सहमत हो, लोकसभा ही नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों की बातें कर रहा हूं मैं इधर, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से सहमत होता है तो वो यस नहीं कहता, वो यस नहीं कहता, वो क्या कहता है, आए। क्या कहता है, आए। हिंदी का जब आप अनुवाद देखोगे तो आपको लिखा आ रहा है हां, परंतु ऐसा नहीं है। जो सही वोकैबुलरी है वो अंग्रेजी वाली ही बोली जाती है, आए। ठीक है, मिलिट्री की भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं कि आए आए सर, आए आए सर मतलब जी हां सर हो जाएगा ये काम। ठीक है, यस। तो आए, जिसको बोलना है यस वो आए बोलेगा, और जिसको बोलना है नो तो वो कायदे से नो नहीं बोलता है, वो नोज बोलता है। तो फिर अंत में टोटल आईज कैलकुलेट किए जाते हैं और टोटल नोज कैलकुलेट की जाती हैं। अगर टोटल आय ज्यादा है मतलब ज्यादातर लोग यस बोल रहे हैं, अगर टोटल नोज ज्यादा है तो मतलब ज्यादातर लोग उस चीज को अपना समर्थन नहीं दे रहे और वो क्या कह रहे हैं, नो कह रहे हैं। पक्की बात, ठीक है। जब वहां पर बैठे, लोकसभा में बैठे जो अध्यक्ष साहब होते हैं, स्पीकर जो ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि भैया ज्यादातर शोर आया था यस बोलने वालों का और काफी कम शोर आया था नो बोलने वालों का। तो वो क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि आई थिंक आईज हैव इट,
या फिर अगर ज्यादातर लोगों ने नो बोला होता है तो वो बोलते हैं आई थिंक नोज हैव इट। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है दोस्तों? आई थिंक आईज हैव इट। मुझे लगता है कि हां बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। आई थिंक नोज हैव इट। मुझे लगता है कि ना बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। तो वो फिक्स कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, है ना? उस तरीके से परिणाम आ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा होकर यह कह दे कि स्पीकर साहब मैं आपके फैसले से सहमत नहीं हूं, मैं आपके फैसले से सहमत नहीं हूं, आपको लग रहा है कि ज्यादातर लोग हां कह रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग नो कह रहे हैं, या फिर ऐसा हो जाए कि आपको लग रहा है कि ज्यादातर लोग ना कह रहे हैं पर मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग यस कह रहे हैं। ऐसे भी बेअकल बैठे होते हैं वहां पर, जबकि साफ सबको पता है कि हां बोलने की आवाज ज्यादा आई थी या नो बोलने की आवाज ज्यादा आई थी, लेकिन बेवजह का टाइम पास करना है कि साहब मुझे नहीं लगता कि हां बोलने वालों की आवाज ज्यादा आई थी, मुझे आपका फैसला गलत लग रहा है। तो अगर स्पीकर के फैसले को किसी ने चुनौती दे दी, अगर स्पीकर के फैसले को दोस्तों किसी ने चुनौती दे दी, तब क्या होता है? तब स्पीकर साहब कहते हैं लॉबी खाली करवाओ। लॉबी खाली करवाओ मतलब इन सिंपल शब्दों में आप ये समझ लो, लॉबी खाली करवाओ का मतलब ये होता है कि भैया सबको अपनी अपनी जगह पर बिठा दो, कोई भी मुझे खड़ा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा मुझे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 3 मिनट और 30 सेकंड का ब्रेक लिया जाता है। आराम से सब लोग बैठ जाओ बढ़िया तरीके से। उसके बाद वापस से जो स्पीकर साहब हैं वोटिंग करवाते हैं, और वोटिंग करवाने के बाद वापस से वो बताते हैं कि हां भैया हां बोलने वालों की संख्या ज्यादा है या नो बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। जिसको पहली बार में क्लैरिटी नहीं आई उसको दूसरी बार सुन के क्लैरिटी आ जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ। लेकिन अगर कोई मूर्ख फिर भी कहे कि नहीं स्पीकर साहब हम आपके फैसले से अभी भी सहमत नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर तो भैया बड़ा सिंपल सी चीज होगी, फिर एक ऑटोमेटिक रिकॉर्डर का यूज किया जाएगा या फिर पर्चियों का यूज किया जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब क्या हुआ, जैसे आपने केबीसी में देखा है, केबीसी में जो ऑडियंस बैठी होती है उनके पास एक रिमोट होता है, रिमोट में जिसने यस दबाया तो यस वाले का बार ऊपर चला जाता है, रिमोट में अगर ज्यादातर लोगों ने नो दबाया तो नो वालों का बार ऊपर चला जाता है। तो भैया अब तो यकीन करोगे कि नहीं करोगे? डिजिटल फैसला आ गया, अब तो ज्यादातर लोगों ने यस का बटन दबाया है, अब तो मानोगे ना कि ज्यादातर लोग यस बोल रहे हैं। या फिर अगर नो वाला बार ऊपर चला गया तो भैया अब तो तुम मानोगे कि ज्यादातर लोग नो बोल रहे हैं, कि अभी भी तुम कहोगे कि तुम मेरे फैसले से सहमत नहीं हो? अब तो मानना पड़ेगा तुमको। और कभी कभार आजकल तो डिजिटल वाला ही यूज होता है, वो केबीसी स्टाइल का, सारे के सारे मेंबर्स अपने अपने हाथों का रिमोट दबा देते हैं और बड़ी सी स्क्रीन पर वहां पर जो है फैसला आ जाता है कि हां बोलने वाले ज्यादा हैं या ना बोलने वाले ज्यादा हैं। बस पहले जब ये ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी तो पर्चियां चलती थी कि सबको पर्ची दे दी जाती थी और फिर सब उस पर लिख देते कि हमको यस बोलना या नो, और फिर बाद में टोटल पर्चियां कैलकुलेट कर लेते थे कि यस वाली पर्ची ज्यादा है तो फैसला यस, और नो वाली पर्ची ज्यादा है तो फैसला नो। समझ में आ गया साहब? और इतना आसान क्या ही मैं आपको अब इसमें समझाऊं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति फिर भी ड्रामा करता है कि बोले साहब मैं तो डिजिटल वाले पर भी यकीन नहीं करूंगा, इरिटेशन हो जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे स्पीकर साहब। तो अंत में स्पीकर साहब कहते हैं कि मूर्खों एक काम करो, जितने लोग हां कह रहे हैं खड़े हो जाओ अपनी सीट पर, और जितने लोग नो कह रहे हैं अपनी जगह पर बैठे रहो। और फिर जो मूर्ख बार बार इंटरफियर कर रहा होता है कि मैं सहमत नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं, फिर उससे कहते हैं भैया आप तू खुद उठ के तू खुद काउंट कर ले, जितने लोग खड़े हैं वो यस बोल रहे हैं काउंट कर ले जाके, और जितने लोग बैठे हैं वो नो बोल रहे हैं काउंट कर ले जाके। पक्की बात समझ में आई? तो हर चीज का समाधान बताया हुआ है, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वो बता दिया है। तो लास्ट में क्या होता है कि भैया खड़े हो जाओ और फिर गिनती कर लो फिजिकली, तब तो कम से कम तुमको यकीन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है संसद में भाषा, यानी कि लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट में कौन सी भाषा यूज की जाती है। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि पार्लियामेंट में कामकाज के लिए आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों का आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात करूं
तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो अपने अपने हाउस के मेंबर्स को उनकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति भी दे सकते हैं। कोई बंगाल से आया है तो बंगाली में बोलने की अनुमति दी जा सकती है, कोई तमिलनाडु से आया है तो उसको तेलुगु में बोलने की अनुमति दी जा सकती है। अब आप कहोगे सर बाकी लोगों को कैसे समझ में आएगा? तो हर सदस्य के सामने एक हेडफोन रखे होते हैं, वो हेडफोन पहन लेते हैं और एक ट्रांसलेटर होता है जो लाइव ट्रांसलेशन करता है जो भी वो व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोल रहा है, तो हर व्यक्ति उसको सुन पाता है कि यह कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो अपनी मातृभाषा में बोलने की जो अनुमति है वो कौन देगा? उस सदन का पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, और वैसे हिंदी अंग्रेजी दोनों ही यूज की जा सकती हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आगे आप लोग यहां पर देखें कि ये देखिए साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी होता चलता है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तत्काल अनुवाद की व्यवस्था भी होती है। उसके बाद देखिए, वैसे तो इंग्लिश भाषा को 15 साल बाद डिसकंटिन्यू करने की बात कही गई थी। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। अब आप 1950 में 15 साल जोड़ोगे दोस्त तो आपको 1965 आएगा। तो हमने पहले डिसाइड किया था कि हम 1965 में इंग्लिश भाषा को हटा देंगे, ठीक है, परंतु फिर उसको कंटिन्यू करते रहे हम लोग। ठीक है, आप देखें लिखा हुआ है राजभाषा अधिनियम 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ने इंग्लिश भाषा की अनुमति दे दी। किसके साथ? हिंदी के साथ। तो अगर मैं पार्लियामेंट की भाषाओं की बात करूं तो 2 भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अगर उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहें तो अपने सदस्य को वो वहां पर उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति भी दे सकते हैं। इंग्लिश केवल कब तक के लिए थी? 1965। लेकिन फिर जो राजभाषा अधिनियम है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का, उसने कह दिया कि आप इंग्लिश को हिंदी के साथ हमेशा के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर बैठा व्यक्ति वहां पर हिंदी नहीं जानता है दोस्तों। उसके बाद अगली चीज दोस्तों यहां पर क्या लिखी हुई है? यहां पर लिखा हुआ है मंत्रियों के अधिकार। मुझे एक बात बताओ, क्या लोकसभा और राज्यसभा में बैठा हर मेंबर मंत्री हो सकता है? हर मेंबर मंत्री हो सकता है? क्या एवरी मेंबर मंत्री बन सकता है? क्या प्रत्येक सदस्य मंत्री बन सकता है? जी नहीं। ठीक है, हर व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। तो जो व्यक्ति मंत्री नहीं बन पाता है हम उसे निजी सदस्य या फिर प्राइवेट मेंबर कहते हैं, और जो व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो हम उसको मंत्री कहते हैं। पक्की बात समझ में आई? अच्छा, यहां पर दोस्तों मंत्रियों के अधिकार के साथ साथ एक और व्यक्ति के अधिकारों की बात करी गई है जिसे हम महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर मुझे आपको सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देना पड़े दोस्तों, तो अटॉर्नी जनरल सरल शब्दों में केंद्र सरकार के वकील होते हैं। कौन होते हैं? केंद्र सरकार के वकील होते हैं। अगर आप केंद्र सरकार पर कोई भी केस करते हो तो केंद्र सरकार आपसे केस लड़ने नहीं आती। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी आपसे केस लड़ने आते हैं, और ये बड़े ही काबिल व्यक्ति होते हैं। सरकार यूं ही किसी को अटॉर्नी जनरल तो अपना बना नहीं लेगी। क्या लिखा हुआ है? चाहे कोई मंत्री हो या फिर भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हों, ये किसी भी हाउस की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि ये लोकसभा की ही मीटिंग में जा सकते हैं या राज्यसभा की मीटिंग में जा सकते हैं। ये जो अटॉर्नी जनरल भाई साहब हैं, ये तो किसी के भी मेंबर नहीं होते। ये तो लोकसभा के मेंबर भी नहीं है, ये तो राज्यसभा के मेंबर भी नहीं है। ये तो एक तरीके का पद है, एक तरीके की नौकरी है। तो मंत्री भले ही लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, फर्क नहीं पड़ता। मंत्री कहीं भी जाके बैठ सकता है और मीटिंग में बकबक कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी जाके बैठ सकते हैं और मीटिंग में बातें कर सकते हैं। परंतु मेरी बात सुनना, ये जो मंत्री है ना,
इसको वोट डालने का अधिकार केवल उसी हाउस में मिलेगा जिस हाउस का ये मेंबर है। अगर ये राज्यसभा का मेंबर है तो इसको वोट डालने का अधिकार राज्यसभा में ही दिया जाएगा। अगर ये लोकसभा का मेंबर है तो इसको वोट डालने का अधिकार केवल लोकसभा में ही दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको एक हिंट दी है, मैं इसका जवाब आपसे कमेंट सेक्शन में चाहता हूं। आप चाहें तो गूगल कर लेना, चाहे सर्च कर लेना, चाहे किताब में से देख लेना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो आप मुझे यह बताइए कि क्या इनको लोकसभा में, राज्यसभा में कहां पर वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, या दोनों में से कहीं भी इनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में करना है। इससे मुझे पता चलेगा कि भैया आप भी इस लेक्चर का हिस्सा बने हुए हो, पक्की बात। लेकिन मीटिंग अटेंड करने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, आप मीटिंग किसी भी हाउस की अटेंड कर सकते हो, लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर कुछ कारण लिखे हुए हैं। क्या कारण लिखे हुए हैं? कुछ यहां पर रीजंस लिखे हुए हैं दोस्तों, आइए जरा हम देख लें। ऐसा कोई भी मंत्री, ठीक है, ऐसा कोई भी मंत्री जो या तो लोकसभा का मेंबर है, या ये कारण वाला पॉइंट यहां पे हटा देना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। ये दो तो दोस्तों वही बात लिखी हुई है कि मंत्री चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, फर्क नहीं पड़ता, वो जाके किसी भी हाउस की बैठक को अटेंड कर सकता है, किसी भी हाउस की कार्यवाही में वो हिस्सा ले सकता है, लेकिन बस वो वोट वहीं पर करेगा जिस हाउस का वो मेंबर है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि भैया एक ऐसा मंत्री जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, एक ऐसा मंत्री जो ना तो लोकसभा का मेंबर है और ना ही राज्यसभा का मेंबर है, बस सरकार ने उसको मंत्री का पद दे दिया है, ठीक है। लेकिन समझना, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको केवल मंत्री का पद दे दिया गया है, बिना लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बने, तो ऐसे व्यक्ति के पास 6 महीने का समय होता है। इसको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का एक का मेंबर बनना जरूरी है, अन्यथा इसको हम मंत्री पद से ही क्या कर देंगे? हटा देंगे। पक्की बात समझ में आई कि ऐसा मंत्री जो ना तो लोकसभा और राज्यसभा कहीं का भी मेंबर नहीं है, तो वो मंत्री को 6 महीने का समय दिया जाएगा कि बेटा तुम लोकसभा या राज्यसभा किसी के एक मेंबर बन जाओ, अन्यथा तुम्हारा मंत्री पद तुमसे क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये जो हिंदी वाला लिखा हुआ है लंगड़ा सत्र, वैसे इसको हिंदी में ऐसा नहीं बोलते हैं, हिंदी में भी इसको दोस्तों लेम डक सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेम डक। लेम डक का मतलब होता है ऐसी बतख। लेम डक का वैसे तो मतलब क्या होता है? ऐसी बतख जिसका चेहरा बड़ा ही उदास है, एक उदास चेहरे वाली बतख, एक उदास चेहरे वाली बतख। ये तो गुस्से वाला मुंह बन गया है। तो उदास चेहरे वाली बतख, लेम डक। आप में से जो लोग क्रिकेट के फैन हैं, पुराने जमाने में जब क्रिकेट आता था तो कोई व्यक्ति अगर 0 पे आउट हो जाता था तो नीचे टीवी पर एक बतख आती थी, वो ऐसे बड़ी लटकी से चेहरे से बल्ला अपना लेके जाती थी। तो लेम डक का मतलब होता है उदास बतख। अब ये उदास बतख कौन है साहब? आइए समझ लेते हैं। देखो, ऐसी लोकसभा जो अब खत्म हो गई है, मतलब खत्म होने वाली है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा है? एग्जिस्टिंग लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा अभी वर्तमान में चल रही है, परंतु ये उसका लास्ट सेशन है। क्या सेशन है? ये उसका लास्ट सेशन है, ये उसका अंतिम सत्र है। पक्की बात समझ में आई कि जब एक नई लोकसभा का चुनाव हो चुका है, नई लोकसभा का चुनाव ऑलरेडी हो चुका है, परंतु यह पुरानी वाली लोकसभा का केवल आखिरी सेशन बचा है, लास्ट सेशन। पक्की बात सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। तो ये जो आखिरी लोकसभा आखिरी लोकसभा नहीं, जो मौजूदा लोकसभा है, पुरानी लोकसभा, जिसका आखिरी सेशन बचा है, अब इस सेशन के बाद नई लोकसभा आएगी। आप समझ पा रहे हैं? डायग्राम को इमेजिन कर पा रहे हैं? तो यह है दोस्तों मौजूदा
मौजूदा लोकसभा, ये है मौजूदा लोकसभा, और ये है दोस्तों नई लोकसभा। नई लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, नई लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। अब चुनाव हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं और मेंबर्स भी चुने जा चुके हैं कि कौन कौन मेंबर बनेगा लोकसभा का, पक्की बात। और ये जो लेम डक सेशन होता है ये केवल लोकसभा के संदर्भ में होता है, क्योंकि लोकसभा ही खत्म होती है और फिर नई आती है, क्योंकि राज्यसभा तो हमेशा चलती रहती है। तो नई लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और सदस्य चुने जा चुके हैं, और सदस्य चुने जा चुके हैं, मेंबर्स चुने जा चुके हैं, मेंबर्स चुने जा चुके हैं। और ये दोस्तों चल रही है हमारी मौजूदा लोकसभा। मौजूदा लोकसभा का सिर्फ आखिरी सत्र बचा है, मौजूदा लोकसभा का सिर्फ आखिरी सत्र यानी कि लास्ट सेशन बचा है। पक्की बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो लास्ट सेशन बचा है तो इसके कुछ ना कुछ मेंबर्स भी होंगे। तो मुझे एक बात बताओ ना, जरूरी थोड़ी ना है साहब कि ये जो मौजूदा लोकसभा चल रही है इसमें जो मेंबर्स हैं, गारंटी थोड़ी ना है कि यही मेंबर्स नई लोकसभा में भी वापस चुनाव जीत गए हों। हो सकता है इसमें से कुछ सदस्य ऐसे हैं जो नई लोकसभा का चुनाव हार गए होंगे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और हो सकता है इसमें से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो नई लोकसभा का चुनाव एक बार फिर जीत गए, एक बार फिर वो सांसद बन गए। तो इन मेंबर्स में से लिख देता हूं आपके लिए, इन मेंबर्स में से वो मेंबर्स, इन मेंबर्स में से वो मेंबर्स जो नई लोकसभा के चुनाव नहीं जीत पाए, जो न्यू लोकसभा के चुनाव नहीं जीत पाए। जरूरी थोड़ी ना है कि आप अभी सांसद हो तो अगली बार फिर चुनाव जीत के सांसद बन जाओगे। चुनाव नहीं जीत पाए तो सबसे ज्यादा बैंड तो इन्हीं की बजेगी ना। अभी तो थे लेकिन अब कल से नहीं होंगे क्योंकि नया चुनाव जीत नहीं पाए। ऐसे ही मेंबर्स को लेम डक कहते हैं, ऐसे ही मेंबर्स को, ऐसे ही सदस्यों को उदास बतख। जी हां, अब ये बतख तो बेचारी उदास है ना। क्यों उदास है? क्योंकि ये नई लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए और अब ये अगली बार सांसद नहीं बनेंगे, ये इनका आखिरी मौका है। पक्की बात। तो अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं कि मौजूदा लोकसभा के सारे मेंबर्स अपने आखिरी सत्र में लेम डक कहलाते हैं तो गलत है। मौजूदा लोकसभा के लास्ट सेशन में जो मेंबर्स हैं, इनमें से जो मेंबर्स नई लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, उन मेंबर्स का अब ये आखिरी समय है सांसद के रूप में, और ऐसे ही मेंबर्स को हम लेम डक कहते हैं। क्लियर था? सिंपल था। वैसे तो इसमें इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, बट मुझे हमेशा दोस्तों ऐसा फील होता है कि जो चीजें हमको सुनने में आसान लगती हैं ना, और जब हम उनको जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं तो जब पेपर आता है या उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, चाहे एमसीक्यू है लिखने के लिए, वहां पर हम जाके फंसते हैं। वहां पर फिर दिमाग में मलाल होता है कि यार कंफ्यूजन सा हो रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही। क्लैरिटी इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने उसको बहुत सरल समझ के पढ़ने का प्रयास किया ही नहीं था। तो ये कोई भी एग्जाम हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, एग्जाम में सक्सेस के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं जितना आपका रिपीटिशन होता है। तो मैं इसीलिए पता है पूरा प्रयास करता हूं कि लेक्चर में एक ही चीज को 10 बार रिपीट करूं, ताकि आपका दिमाग, पता है समटाइम्स ऐसा मैंने देखा है कि जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन लेक्चर देखता है ना, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए आउट ऑफ माइंड हो जाता है, वो ध्यान से सुन नहीं पाता लेक्चर में क्या है। लेकिन टीचर बार बार आपको पकड़ के हिला के बोल रहा है, अबे ये है, अबे ये है, अबे ये है, तो वो भी कहेगा हाँ साहब समझ गए, बता दिया तुमने 3-4 बार, हो गया याद। गलती हमारी कि हमने एक बार नहीं सुना, लेकिन आपने 3 बार और बता दिया तो हमने सुन लिया। ठीक है, तो मैं समझता हूं मेरे जो नोट्स हैं, हाँ मेरे जो नोट्स हैं साहब, वो यहां पर समाप्त हो गए। अब मैं फ्रेश नोट्स बनाऊंगा संडे को, और फिर मंडे को आपके लिए एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
जिसके आने से मुकम्मल हो गई है जिंदगी। यूं बेवजह दिए सजा मेरे क्यों तुमको क्या।